मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। जैसा कि आपको पता है, सुपर 50 रैपिड रिवीजन की सीरीज हमारी चल रही, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो वहां से जा करके देखिए। और जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो यूपी मेट्रो का हो, एनएफसी का हो, एनपीसीआईएल या फिर इसरो का हो, इन सभी के लिए वीडियोस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसको आप ज़रूर देख कर जाइएगा अपने अपकमिंग एग्जाम्स में, चूँकि यहाँ से आपको 80 to 90% क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाएंगे। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, पर्सनल कॉल्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड करवाइए। तो इस वीडियो से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो होंगे हमारे वो इंग्लिश में होंगे, बट उसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इंग्लिश वाले हों इंग्लिश में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, जो हिंदी वाले हैं वो हम उसको ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे, आप हिंदी में क्वेश्चन को समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता देंगे भी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मेजरिंग गेज रिक्वायर्स बेयर रेजिस्टेंस which heat treatment process is required to get such a property। जो भी हमारे मेजरिंग गेजेस होते हैं उन पे क्या मुख्य प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बियर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, घिसावट प्रतिरोधकता होनी चाहिए, जिससे वो जल्दी जल्दी क्या हो, घिसे ना। चूंकि गेज को हम क्या करते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वर्कशॉप में गेज चेकिंग के लिए। ज़्यादा प्रयोग करने पर क्या होता है, उनके पार्टों को घिसावट की संभावना हो जाती है। तो घिसावट से बचाने के लिए उस पर कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जानी चाहिए जिससे वो लंबे समय तक चल सके। तो बेसिक तो क्या की जाती है, तो उस पर केस हार्डनिंग की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा केस हार्डनिंग। ठीक। बाकी नॉर्मलाइजिंग आपको पता ही है किस लिए करते हैं, इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए एनेलिंग किया जाता है, मेटल को सॉफ्ट बनाने के लिए। टेम्परिंग में क्या करते हैं, हम थोड़ा टफनेस को रिड्यूसिंग करते हैं। ठीक, बिटरनेस को रिड्यूस करते हैं, टफनेस को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा ही गया है तो उसको देख लेते हैं। केस हार्ड में क्या की जाती है, उसकी बाहरी सरफेस को हम हार्ड कर देते हैं, जिससे कि वो क्या, उसके बियर रेजिस्टेंस का गुण उसमें आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ imparting toughness and reduce bitterness in steel workpiece by heat treatment is called। हीट ट्रीटमेंट की वो कौन सी विधि होती है जिसमें हम टफनेस को इंक्रीज करते हैं और बिटरनेस को रिड्यूस करते हैं। तो आप सभी को पता है, जब मेटल को हार्ड किया जाता है तो हार्ड करने के साथ साथ जितनी ही हार्डनेस उसमें डेवलप होती है, साथ ही साथ उसमें बिटरनेस का गुण भी उत्पन्न हो जाता है। तो बिटरनेस के गुण को दूर करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, फिर से उसको 400-500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू कार्बन परसेंटेज के अनुसार। फिर उससे हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारा जो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर होता है टूराबाइट और सारबाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिससे उसकी टफनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और बिटरनेस रिड्यूस हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इसे टेम्परिंग कहा जाता है। अगर आपने अभी तक चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू वीडियोज अपलोड है उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसमें हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर वहां पर किया गया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायमीटर ऑफ बेस्ट साइज वायर इन द 3 वायर मेजरमेंट ऑफ पिच डायमीटर ऑफ एन एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड डिपेंड अपॉन। जो 3 वायर मेथड होता है बेसिकली, ठीक है, उसके द्वारा हम बेसिकली क्या क्या चीज नापते हैं, इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब ये है। तो उसके द्वारा हम क्या नाप सकते हैं, पिच नाप सकते हैं और थ्रेड का एंगल नाप सकते हैं। तो यहाँ से क्या सही हो जाएगा, पिच एंड थ्रेड एंगल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल हैपन इफ स्पिंडल थ्रेड आर वर्न आउट इन ए गेट वाल्व। गेट वाल्व में मान लीजिए जो स्पिंडल होता है, अगर स्पिंडल की थ्रेड क्या हो जाए, वन आउट हो जाए, तो क्या होगा। गेट वाल्व से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गेट वाल्व को या तो हम पूरा खोल देते हैं या पूरा बंद करते हैं। ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक। तो क्या होता है, अगर गेट वाल्व में जो स्पिंडल लगी होती है उसकी थ्रेड वन आउट हो जाए, तो थ्रेड वन आउट होने पर ये होता है कि वाल्व हमारा ना तो ओपन होगा और ना ही क्लोज होगा। स्पिंडल तो हमारा घूमता रहेगा लेकिन वाल्व ना तो क्लोज होगा और ना ही ओपन होगा। ये किस ऑप्शन में मिल जाता है, ऑप्शन नंबर डी में मिल जाता है, वाल्व विल नॉट ओपन और क्लोज व्हेन स्पिंडल इज टर्न। जब स्पिंडल को हम घुमाएंगे तो वाल्व ना तो ओपन होगा और ना ही क्लोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रेक्टिफाई डैमेज और रस्टेड थ्रेड।
जंग लगी थ्रेड को या खराब थ्रेड को सही करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? डाई नट का प्रयोग किया जाता है। डाई नट क्या है? एक हेक्सागोनल नट के शेप में एक डाई होती है जिसका प्रयोग रेक्टिफाइड जो डैमेज थ्रेड होती है उसको सही करने के लिए किया जाता है, रेक्टिफाई करने के लिए। साथ ही साथ जंग लगी थ्रेड को भी सही करता है। इसके द्वारा एक नई थ्रेड को जनरेट नहीं किया जाता, डैमेज थ्रेड को सही किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ए ब्रोकन टैप? ब्रोकन टैप इस टूटे हुए टैप को निकालने के लिए होल से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। किसका प्रयोग किया जाता है? टैप एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि टैप एक्सट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है ब्रोकन टैप को निकालने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 6 H7 होल इज टू बी रीम्ड इन ए स्टील वर्क पीस, व्हाट साइज ऑफ ड्रिल विल बी रिक्वायर्ड? 5 6 H7 होल की क्या करनी है? रेमिंग होल हमें क्या करना है? जनरेट करना है। तो उसके लिए जो ड्रिल किया जाएगा वो कितने का होगा? तो 5 6 H7 के लिए आप डायरेक्टली याद रखिए कितना होता है? 5.8 होता है। आप इसे डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। ठीक, और वैसे भी अगर आप निकालना चाहे ड्रिल साइज, तो ड्रिल साइज बराबर क्या होता है? ड्रिल साइज बराबर होता है रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। आप ऑपरेशन वाली ड्रिलिंग और रेमिंग वाली वीडियो जा करके प्लेलिस्ट से देखिएगा, वहाँ ये सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में मैंने समझाए हैं किस प्रकार से वहाँ कैलकुलेट करके निकालते हैं। चूंकि ये वीडियो इसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन को हम ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वहाँ पर जा करके इस क्वेश्चन को सीधे समझ सकते हैं। कैसे निकालते हैं? ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ड्रिल साइज आपका 6 है, सॉरी ड्रिल साइज निकालना है, रिमर साइज 6 है, यहाँ पर अंडर साइज और ओवर साइज आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया व्हिच जिग इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ऑन थिन शीट? पतली सीटों पर ड्रिलिंग के लिए किस जिग का प्रयोग किया जाता है? सॉलिड, पोस्ट, सैंडविच या फिर टेबल जिग? तो इसके लिए कौन सी जिग प्रयोग की जाती है? सैंडविच जिग का प्रयोग किया जाता है। जब कभी हमें पतली सीटें नर्म धातुओं पर ड्रिलिंग करनी होती है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? सैंडविच जिग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कपलिंग आर यूज टू कनेक्ट शाफ्ट व्हेन शाफ्ट आर मींस किस स्थिति में शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम कपलिंग का प्रयोग करते हैं? इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ठीक, तो उसका क्या उत्तर हो जाएगा? टू बी डिसकनेक्टेड ऑफन एंड कंपनसेट स्लाइटली मिस अलाइनमेंट बिटवीन टू शाफ्ट। जब दो शाफ्टों के बीच थोड़े से मिस अलाइनमेंट हो वो उसकी भी हमें आपूर्ति करनी हो, साथ ही साथ क्या करना हो? उसे हमें फ्रिक्वेंटली डिस्कनेक्ट करना हो। जब चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? उस शाफ्ट को डिस्कनेक्ट कर ले, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उसको कपलिंग के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक, जब चाहे तो उसको हम ऑफन मींस प्रायर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में उनका कनेक्शन तोड़ सकते हैं, और वहां पर अगर स्लाइटली मिस अलाइनमेंट है तो अपने आप क्या कर लेती है? एडजस्ट कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 10 द एक्यूरेट स्पेसिंग ऑफ टीथ इन ए गियर ब्लैंक व्हेन मिलिंग रिक्वायर्ड द यूज ऑफ। ये पूछ रहा है मिलिंग मशीन के द्वारा जब हम गियर की कटिंग करते हैं वहां पर हमें एक्यूरेट स्पेसिंग प्राप्त करनी में, जो स्पेसिंग गियर के टीथ के बीच का स्पेस है वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? किसके द्वारा किया जाता है? तो एक्यूरेट स्पेस का मतलब मान लीजिए इस प्रकार से है, तो एक्यूरेट मतलब बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डिवाइडिंग हेड का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी हमें एक्यूरेट स्पेसिंग में तीत काटनी होती है तो किसका प्रयोग करते हैं? डिवाइडिंग हेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन पाइप असेंबली द हेम्प पैकिंग इज यूज्ड फॉर। पाइप असेंबली में आप सभी को पता है हेम्प पैकिंग प्रयोग की जाती है। तो हेम्प पैकिंग के प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर यही पूछा गया है। ऑप्शन है गैप फिल बिटवीन थ्रेड, थ्रेड के बीच गैप को भरने के लिए, लीकेज को अवॉइड करने के लिए, टाइट फिटिंग प्राप्त करने के लिए, या फिर इजी इंगेजमेंट के लिए। तो हेम पैकिंग का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है? वहां पर लीकेज को रोकने के लिए। तो अवॉइड लीकेज, लीकेज को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हेम्प पैकिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट which method is used to measure the minor diameter of internal thread? इंटरनल थ्रेड मीन्स आंतरिक चूड़ियों का क्या नापना है? माइनर डायमीटर नापना है, छोटा व्यास नापना है। तो इसके लिए किस मेथड का प्रयोग किया जाएगा ये पूछा गया है। ऑप्शन है टेपर पैरेलल मेथड, कैलिब्रेटर रोलर मेथड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो जब कभी भी हमें इंटरनल थ्रेड का माइनर डायमीटर नापना होता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है टेपर पैरेलल मेथड। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप स्टार मार्क कर लेंगे। इंटरनल थ्रेड का माइनर डायमीटर चेक
करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टेपर पैरेलल मेथड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, द फिगर बिलो सो डिफरेंट The figure below show different type of belt joint. Which of these is suitable for heavy duty transmission? यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ बेल्ट फास्टनर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पूछा गया कौन सा ऐसा बेल्ट फास्टनर है जो कि हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है जो लैग्रेले टाइप बेल्ट फास्टनर होता है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी जो एलिगेटर होता है, एलिगेटर किसके लिए प्रयोग करते हैं, इंडस्ट्री के लिए प्रयोग करते हैं। वायर का किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो वायर जो होता है वो लाइट ड्यूटी के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो जैक्सन टाइप, क्रेसेंट टाइप होता है ये सब किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो मीडियम ड्यूटी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका पूछा गया था पर हैवी ड्यूटी, तो लैग्रेले टाइप, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में पूछा गया है, द बैकलेस बिटवीन टू मैचिंग गियर इज द। आप सभी को पता होगा जब दो मैचिंग गियर आपस में मैच करते हैं तो यहाँ पर एक दोष होता है बैकलेस। तो बैकलेस का मतलब क्या होता है दो मैचिंग गियरों के बीच, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो बैकलेस का मतलब होता है क्लियरेंस बिटवीन टू गियर। जब दो मैचिंग गियर आपस में मैच कर रहे होते हैं और उनके बीच थोड़ी सी जो स्लाइटली क्लियरेंस होती है उसी क्लियरेंस को क्या कहा जाता है, बैकलेस का नाम दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरेंस बिटवीन गियर, जो गियरों के बीच क्लियरेंस होती है उसी को क्या कहते हैं, बैकलेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग हाई कार्बन स्टील अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉलोड बाय स्लो कूलिंग टर्म एज। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ हीटिंग, हीटिंग की वो प्रोसेस हाई कार्बन स्टील को हम क्या करते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गर्म कर रहे हैं, उसे स्लोली स्लोली ठंडा कर रहे हैं, धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं। तो ये किस प्रोसेस में की जाती है, बेसिकली जब कभी भी आपसे स्लो कूलिंग पूछा जाए तो सबसे स्लो कूलिंग किसमें होती है, एनीलिंग में सबसे स्लो कूलिंग की जाती है। ठीक, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम फर्नेस को स्विच ऑफ कर देते हैं, उसी में ठंडा होने देते हैं। तो ये सबसे स्लो कूलिंग मेथड हो जाती है। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए स्लो कूलिंग तो किसमें होता है, एनीलिंग में होता है। एनीलिंग के द्वारा क्या किया जाता है, मेटल को सॉफ्ट बनाया जाता है जिससे उससे इजी मशीनिंग उसकी की जा सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग आर प्रोवाइडेड विद थ्रेड कन्फर्मिंग टू। जो अभी पाइप होती हैं, पाइपों पर चाहे इंटरनल थ्रेड हो एक्सटर्नल थ्रेड हो, जो भी थ्रेड होती हैं, कौन सी बेसिकली पाइप के लिए स्टैंडर्ड थ्रेड प्रयोग की जाती है, तो होती है बीएसपी थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, तो 55 डिग्री इसका इंक्लूडेड एंगल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हेलिकल गियर कैन बी कट ऑन व्हिच टाइप ऑफ मिलिंग मशीन। बेसिकली किस प्रकार के मिलिंग मशीन पर हेलिकल गियर काटे जाते हैं, तो हेलिकल गियर काटने के लिए कौन सी मशीन होती है, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी हमें हेलिकल गियर की कटिंग करनी होती है मिलिंग मशीन पर, किसका प्रयोग करते हैं, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक आपको फिगर दिखाया गया, फिगर में एक्स से जो मार्क किया गया, ये पूछ रहा है कि एक्स से किस टर्म को मार्क किया गया है। तो बेसिकली ये टीथ है और ये टीथ या अपर है, ये डाउन है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या दिखा रहा है, डेप्थ ऑफ टीथ को दिखा रहा है कि टीथ की यहाँ पर थिकनेस कितनी है। तो 21 ऑप्शन में मिल जाता है, ये ऑप्शन में मिल जाता है। टूथ के डेप्थ को, दांतों की गहराई को दिखा रहा है कि कितने गहरे इसके दांते हैं। ठीक, बेसिकली जो आप देख पा रहे हैं ये किसके हैं, ये बेसिकली दांते हैं। तो ये दांतों की क्या हो जाएगी, गहराई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हिच कूलेंट इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड व्हाइल टैपिंग कॉपर और एल्युमिनियम वर्कपीस। कॉपर या फिर एल्युमिनियम वर्कपीस की मशीनिंग करते समय, चाहे ड्रिलिंग हो, रीमिंग हो, टैपिंग हो, कोई भी ऑपरेशन करते समय किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है केरोसिन ऑयल, जिसे हिंदी में कहा जाता है मिट्टी का तेल। ठीक, तो केरोसिन ऑयल का प्रयोग किया जाता है कॉपर और एल्युमिनियम की मशीनिंग करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड फॉर्म इज प्रोवाइडेड इन द थ्रेड पार्ट वेयर प्रेशर एक्ट ऑन वन फ्लैंक ऑफ द थ्रेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन के दौरान कौन सी ऐसी थ्रेड होती है जिसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है, पावर एक्ट कर रहा हो, केवल एक ही डायरेक्शन में लगता है। ठीक, एक ही डायरेक्शन में कौन सी ऐसी थ्रेड होती है जिस पर एक ही फ्लैंक पर प्रेशर लगता हो, तो कौन सी थ्रेड होती है, बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड में क्या होता है, इस पर ये 45 डिग्री पर कुछ इस प्रकार से थ्रेड ये आपकी डिजाइन की जाती है। इसमें केवल
एक ही पार्ट पर, एक ही फ्लैंक पर क्या होता है, यहाँ पर फोर्स लगता है। ठीक, तो ये कौन सी थ्रेड होती है, बटरेस थ्रेड होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बटरेस थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो एंड नो गो गेज इज ए टाइप ऑफ। गो एंड नो गो गेज किस प्रकार के गेज होते हैं, किसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो गो और नो गो का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी कंपोनेंट है, चाहे वो होल हो या फिर शाफ्ट हो। ठीक, तो उसमें हम बेसिकली उसको कैसे चेक करते हैं, गो और नो गो से चेक करते हैं। तो गो और नो गो का मतलब क्या है, मान लीजिए गो हमारा हाई लिमिट में फिनिश है, नो गो हमारा लो लिमिट में फिनिश है। तो जो हमारा पार्ट होना चाहिए इसके क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। अगर गो हमारा चला गया, मतलब गो चला गया तो क्या हो गया, वो ओवर साइज होल हो गया। नो गो चला गया तो मतलब अभी छोटा है। नो गो चला नहीं जा रहा तो मतलब क्या है, होल अभी छोटा है। हम होल का एग्जांपल लेके इसको आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई होल है, अब यहाँ पर अगर हम नो गो से चेक करें, नो गो हमारा नहीं जा रहा है तो मतलब होल अभी क्या है, छोटा है। अगर गो चला गया तो मतलब क्या हो गया, होल बड़ा हो गया। तो ये होल किस प्रकार से होना चाहिए कि इसमें नो गो चला जाए और गो ना जाए। ठीक, तो क्या है, एक लिमिट है। ठीक, तो किस प्रकार की होती है, लिमिट गेज के अंतर्गत आती है। गो एंड नो गो गेज किसके प्रकार होते हैं, लिमिट गेज के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फिट विल ऑलवेज बी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ पॉजिटिव अलाउंस। किस प्रकार की फिट में हमेशा धनात्मक छूट होती है, तो कौन सी होती है, क्लियरेंस फिट के अंतर्गत हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव अलाउंस, धनात्मक अलाउंस हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फिगर है। ठीक, तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर सोन। ठीक, यहाँ पर कौन सा फिगर आपको दिखाया गया है, प्लग है, रिड्यूसर है, निप्पल है या फिर यूनियन है। तो ये किसका फिगर दिखाया गया, आप सभी को इजीली ये कंफर्म हो रहा होगा किसका फिगर दिखाया गया, ये यूनियन का फिगर दिखाया गया। ठीक, किसका फिगर दिखाया गया, यूनियन का फिगर यहाँ पर ये दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस टाइप ऑफ फास्टनर इज डिजाइन टू प्रिवेंट मूवमेंट बिटवीन शाफ्ट एंड व्हील। शाफ्ट और व्हील मींस, मान लीजिए कोई हमारा शाफ्ट है, उसमें हमने व्हील को फिट कर दिया। अब उसके बीच जो रिलेटिव मोशन होती है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, जो आपस में मोशन ना कर सके, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो की का प्रयोग किया जाता है। की के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों को आपस में उसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, जिससे उस पर घूम नहीं पाती है। ठीक, तो किसका प्रयोग किया जाता है, शाफ्ट हुली हो या शाफ्ट और गियर हो, शाफ्ट और बेयरिंग, इन सब के बीच किसका प्रयोग किया जाता है, की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर टू मेथड। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग किसकी विधियां होती है, तो बेसिकली केस हार्डनिंग की विधियां होती हैं। केस हार्डनिंग क्या होता है, जो लो कार्बन स्टील होती है उसके सरफेस पर कार्बन परसेंटेज बढ़ाना ही क्या कहलाता है, केस हार्डनिंग कहलाता है। जो कि साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग इसकी दो प्रमुख विधियां होती है। नाइट्राइडिंग में क्या करते हैं, हम NH3 का प्रयोग करते हैं, अमोनिया का प्रयोग करके उसके परसेंटेज सरफेस पर, परसेंटेज कार्बन की, सॉरी नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा वहां पर बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग आल्सो नोन एज। जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग होती है इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे किस नाम से जानते हैं, जो बाल होता है या फिर रोलर होता है, इनका कॉन्टैक्ट कैसा होता है, बहुत ही कम कॉन्टैक्ट होता है। और ये किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। चाहे वो रोलर बेयरिंग हो या फिर बाल बेयरिंग हो, किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, एंटी फ्रैक्शन घर्षण रोधी बेयरिंग के अंतर्गत ये रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड फॉर्म ऑन बोल्ट एंड नट इज मींट फॉर जनरल फास्टनिंग पर्पज। जनरल फास्टनिंग पर्पज के लिए कौन सा नट और बोल्ट प्रयोग किया था, मीन जो नट और बोल्ट प्रयोग करते हैं हम जनरल पर्पज के लिए, उस पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो उस पर बी थ्रेड कटी होती है। बी थ्रेड का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री एंगल होता है, ये भी आपको याद में रखना है। जो स्क्वायर थ्रेड है, एक्मे थ्रेड है, बेसिकली पावर ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग की जाती है। और नकल थ्रेड आपको पता ही है, रेलवे की कैरेज वैगन वगैरह में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो बोटल्स वगैरह की कैप होती है वहां पर भी नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर ऑफ मेजरमेंट। जो मेजरमेंट में जो त्रुटि होती है, तो त्रुटि बराबर क्या होता है, तो त्रुटि बराबर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। जो एरर बराबर क्या होता है, त्रुटि क्या होगी, सबसे पहले त्रुटि मीन्स एरर मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई आपकी ट्रू वैल्यू है, आपने कुछ मेजरमेंट लिया, अब ये दोनों आपस में सही नहीं है। ट्रू वैल्यू आपकी मान लो 25 थी,
आपने मेजर किया, वो 25 से थोड़ी प्लस हो गई या 25 से थोड़ी कम हो गई, मतलब एग्जैक्ट नहीं आई, तो वही आपकी क्या हो गई, एरर हो गई। तो एरर को कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो हमें एरर का पता चल जाता है कि वहां पर कितनी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड टेपर ऑफ पिन इज, पिन पर जो टेपर होता है वो कितने का टेपर होता है, बेसिकली पिन पर कितने का टेपर प्रयोग किया जाता है, 1:20 का टेपर प्रयोग किया जाता है जो स्टैंडर्ड टेपर पिन होती है उस पर। टैब वॉशर इज यूज्ड फॉर, टैब वॉशर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो टैब वॉशर का प्रयोग नट को लॉक करने के लिए किया जाता है, जो साइडों पर जहां पर नट वगैरह लगे होते हैं उसको लॉक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टैब वॉशर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, साइन बार इज मेड आउट ऑफ, साइन बार किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो साइन बार क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील का बनाया जाता है, बेसिकली निकिल क्रोम स्टील भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है, या फिर क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील ये ऑप्शन में मिल जाता है, इसी का इसका बनाया जाता है। ठीक, क्रोमियम सबसे ज्यादा यहाँ पर संक्षारण प्रतिरोधकता का गुण इसमें पाया जाता है, इसलिए क्रोम स्टील का बेसिकली जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बेसिकली क्रोमियम स्टील के मैक्सिमम कंडीशन में बनाए जाते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ टेस्ट एंड एक्सटर्नल टेपर, एक्सटर्नल टेपर की हमें टेस्टिंग करनी है, बाहरी टेपर आपको जांचना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, तो उसके लिए टेपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिंग गेज के द्वारा क्या चेक किया जाता है, तो रिंग गेज के द्वारा हम क्या चेक करते हैं, आउटर डायमीटर मींस आउटर प्रोफाइल को चेक करते हैं, और प्लग गेज के द्वारा चेक क्या करते हैं, तो उसके द्वारा इंटरनल प्रोफाइल होल की चेकिंग की जाती है। अब अगर टेपर प्लग गेज है तो टेपर होल को चेक करेगा, प्लग गेज है तो सीधा सिलेंड्रिकल होल को चेक करेगा, अगर ये थ्रेड प्लग गेज है तो इंटरनल थ्रेड को चेक करेगा, रिंग गेज है तो सिंपल सिलेंड्रिकल शाफ्ट को चेक करेगा, टेपर रिंग गेज है तो टेपर शाफ्ट को चेक करेगा, टेपर को चेक करेगा, एक्सटर्नल टेपर को। यहीं पर क्या हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज हो जाएगा तो क्या चेक करेगा, एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करेगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, व्हिच टाइप ऑफ बेयरिंग इज इंटेंडेड टू कैरी रेडियल लोड, कौन सी ऐसी बेयरिंग होती है बेसिकली जिसका प्रयोग रेडियल लोड के लिए किया जाता है, तो ये रोलर बेयरिंग पर्सनली इसी के लिए डिजाइन की जाती है कि वो रेडियल लोड को सहन कर सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 नंबर, नेम द रिबिट हेड यूज्ड फॉर हैवी फैब्रिकेशन वर्क, हैवी फैब्रिकेशन वर्क जहां पर मीन्स भारी संरचनात्मक कार्यों के लिए, जिसे हिंदी में कहते हैं, किस प्रकार के रिबिट का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है पैन हेड रिबिट। और जो स्नैप हेड रिबिट होती है इसका प्रयोग क्या होता है, तो साधारण संरचनात्मक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, लाइट ड्यूटी वर्क होता है। और पैन हेड क्या होता है, हैवी ड्यूटी के लिए, भारी संरचनात्मक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लैट हेड रिबिट का प्रयोग करते हैं जब हमें क्या है, उसके मीन सरफेस से ऊपर हाइट को नहीं ले जाना है, सरफेस के इक्वल में रखना है, तो फ्लैट हेड रिबिट प्रयोग करेंगे। और मशरूम हेड रिबिट कहाँ प्रयोग किया जाता है, जहां पर हमें उससे नीचे, सरफेस से नीचे हमें रखना है हेड को, तो उसके लिए मशरूम हेड रिबिट वहां पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ नट विल हैव ए नायलॉन और फाइबर रिंग इंसर्ट प्लेस इन अपर पार्ट ऑफ द नट, ऐसा कौन सा नट होता है जिसके ऊपरी भाग में वहां पर नायलॉन या फाइबर की रिंग को इंसर्ट किया जाता है, तो कौन सा नट होता है, ये होता है सेल्फ लॉकिंग नट। सेल्फ लॉकिंग नट को स्वतः लॉक नट के नाम से भी जाना जाता है। इसको जब हम किसी बोल्ट पर टाइट करते हैं तो जो ऊपर नायलॉन या फाइबर की रिंग होती है ये ऑटोमेटिक वहां थ्रेड को कैच करती है और वहां पर काफी टाइट जॉइंट बनाती है। इसको हम केवल एक ही बार नट को प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा नट है जो वन टाइम यूज होता है, तो सेल्फ लॉकिंग नट होता है। एक टाइम यूज करने के बाद जो कि इसकी नायलॉन और जो फाइबर की रिंग होती है वहां पर कैच कर लेती है, पूरा टाइट जॉइंट बनाती है, तो फिर से इसे आप प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, तो स्वान नट होता है, इसी को बिल्स नट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें साइड में स्लॉट कटा होता है जिसमें हम पिन वगैरह डालकर इसको लॉक करते हैं। ग्रुप नट आपको पता ही, ग्रुप कटा होगा। वायर लॉक मीन्स वायर के द्वारा दो नटों को जब हम लॉक करते हैं तो उसे वायर लॉक मेथड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रुप्स ऑन लैपिंग प्लेट, जो लैपिंग प्लेट होती है उस पर ग्रुप्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ग्रुप्स इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी वहां पर लैपिंग कंपाउंड होते हैं उसको धारण करने के लिए, लैपिंग पेस्ट को रिटेन करने के लिए वहां पर ग्रुप्स प्रोवाइड
किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू रिटेन लैपिंग पेस्ट, जो भी वहां पर लैपिंग पेस्ट प्रयोग कर रहे हैं उसको वहां पर वो पकड़ सके, धारण कर सके, तो इसीलिए लैपिंग प्लेट पर ग्रूव वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं लैपिंग प्लेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, द एब्रेसिव यूज फॉर होनिंग ऑफ नॉन फेरस मटेरियल इज। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप स्टार मार्क कर लीजिए। लैपिंग, होनिंग, ग्राइंडिंग से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही पूछे जाते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी क्वेश्चन में हम आपको सारा क्लियर कर देते हैं। ठीक, ध्यान देंगे, ग्राइंडिंग और होनिंग बेसिकली एक समान होती है। किसके उद्देश्य से, एब्रेसिव के अनुसार जो ग्राइंडिंग और होनिंग होती है एक समान होती है। अब बेसिकली पूछा किससे जाता है, तो पूछा हमेशा सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड से पूछा जाता है। तो सिलिकॉन बार कार्बाइड थोड़ा हमारा हार्ड होता है, तो ये हार्ड है तो किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, सॉफ्ट के लिए प्रयोग किया जाएगा। सॉफ्ट मतलब जो भी सॉफ्ट मेटल होंगे या फिर नॉन फेरस मेटल होंगे उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाएगा। चाहे वो होनिंग हो चाहे ग्राइंडिंग हो, इन दोनों प्रक्रियाओं में अगर सॉफ्ट मेटल है, नॉन फेरस मेटल है, तो उसके लिए सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये क्या होता है, अपने आप में हार्ड होता है, तो हार्ड के लिए सॉफ्ट, सॉफ्ट के लिए हार्ड। इसी के विपरीत जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ये सॉफ्ट एब्रेसिव होते हैं, तो इसका प्रयोग हार्ड मेटल के लिए मीन्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ लिया जाता है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल जैसे स्टील वगैरह हो गए, इसकी ग्राइंडिंग के लिए या फिर इसकी होनिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। बोरान कार्बाइड आपको सभी को पता है, गेज की लैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। डायमंड का प्रयोग टंगस्टन कार्बाइड के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर दिक्कत कब हो जाती है, जब लैपिंग के लिए पूछ लिया जाता है। तो लैपिंग में हार्ड का प्रयोग हार्ड के लिए करते हैं, सॉफ्ट का प्रयोग सॉफ्ट के लिए करते हैं। अगर ये लैपिंग पूछा गया होता होनिंग के स्थान पर, तो नॉन फेरस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। हाई टेंसाइल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेंगे, किसी कॉपी पेन में आप सामने चिपका लेंगे। पर डे आप इसे देखेंगे तो 2-4 दिन में आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और कोई ऐसा टेक्निकल का एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। ठीक, तो होनिंग है तो होनिंग में सॉफ्ट के लिए सॉफ्ट, हार्ड के लिए सॉरी, होनिंग है तो सॉफ्ट के लिए हार्ड, हार्ड के लिए सॉफ्ट। तो नॉन फेरस अपने आप में सॉफ्ट होता है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, हार्ड प्रयोग करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थ्री ज चक यूज्ड ऑन लेथ इज आल्सो कॉल्ड। जो थ्री ज चक होते हैं लेथ मशीन पर, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसे यूनिवर्सल चक के नाम से भी जानते हैं, सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा कि इसको सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं और यूनिवर्सल चक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसमें रेगुलर जॉब को ही हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इरेगुलर जॉब को इसमें नहीं होल्ड किया जा सकता। 39 नंबर, ए कटिंग टूल यूज टू कट आउटसाइड थ्रेड इज कॉल्ड। आउटसाइड थ्रेड की कटिंग के लिए जो टूल प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे डाई कहा जाता है। बेसिकली ड्रिल का काम क्या होता है, होल को जनरेट करना। रिमर का काम क्या होता है, होल को फिनिश करना, थोड़ा सा इनलार्ज करना। अब होल में हमें थ्रेड काटनी है तो उसके लिए टैप प्रयोग करेंगे। अगर हमें किसी शाफ्ट पर थ्रेड काटनी है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो उसके लिए बेसिकली वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, डाई का प्रयोग किया जाएगा। डाई क्या करती है, एक्सटर्नल थ्रेड का कटिंग काम करती है। ठीक, नेक्स्ट, which one of the following is an artificial abrasive। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल कृत्रिम एब्रेसिव है, तो कृत्रिम कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। बाकी एमरी, कोरंडम, डायमंड ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल एब्रेसिव होते हैं, प्राकृतिक अपघर्षक होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड ये दोनों क्या होते हैं, आर्टिफिशियल एब्रेसिव, जिसे हिंदी में कहते हैं कृत्रिम एब्रेसिव के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिवेटेड जॉइंट शोन इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पर एक आपको रिवेट जॉइंट का फिगर दिया गया है, इसको पहचानना है कि कौन सा रिवेट जॉइंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक बीच में एक निशान लगा हुआ है कुछ बट टाइप का। तो जब यहाँ पर ये निशान स्ट्रेट दिया जाता है तो इसका मतलब होता है ये बट जॉइंट है। ठीक, लैप जॉइंट होता तो दोनों प्लेटें क्या कर रही होती, आपस में ऊपर ओवरलैप कर रही होती, बट दोनों प्लेटें ओवरलैप नहीं कर रही हैं। ये हमारी पहली प्लेट है, ये हमारी दूसरी प्लेट है, इन दोनों को बीच में क्या किया गया, बट किया गया है। अगर सपोज दैट लैप जॉइंट होता तो फिगर कैसा होता, कुछ ऐसा होता,
और एक यहाँ से लेकर के एक कुछ थोड़ा ऐसा निकल रहा होता, तो ये क्या हो जाता, ये लैप जॉइंट हो जाता। यहाँ पर फिर रिवेट का हम प्रयोग कर रहे होते, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक आपकी ये प्लेट रखी हुई है, एक ये प्लेट रखी हुई है, बीच में एक स्ट्रेप है, तो ये कौन सा जॉइंट है, स्ट्रेप जॉइंट है। ये आपको सॉरी बट जॉइंट है, ये आपको कंफर्म हो गया। अब एक कवर प्लेट ऊपर रखी गई है, एक कवर प्लेट नीचे रखी गई है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल स्ट्रेप हो जाएगा। एक रिवेट ये लगी है, एक रिवेट ये लगी है, तो डबल रिवेटेड डबल स्ट्रेप बट जॉइंट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा मिलता है। पहला लैप जॉइंट नहीं होगा, दूसरा सिंगल स्ट्रेप ये भी नहीं होगा, तीसरा डबल स्ट्रेप बट जॉइंट यही आपका सही हो जाएगा। क्या है ये, डबल स्ट्रेप बट जॉइंट। अब इसी को और थोड़ा बढ़ाना चाहे तो डबल रिवेटेड डबल स्ट्रेप बट जॉइंट भी आप इसे कह सकते हैं, बट यहाँ पर डबल स्ट्रेप बट जॉइंट दिया गया तो वो भी आप सही मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which hosting mobile equipment is used for self loading and shifting to different place in a factory? एक फैक्ट्री में स्वतः लोडिंग के लिए स्वतः शिफ्टिंग के लिए कौन सा मोबाइल से चलित होने वाला इक्विपमेंट, होस्टिंग इक्विपमेंट प्रयोग किया जाता है? तो इसका नाम क्या होता है, आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने प्रयोग भी किया होगा। जो लोग इंडस्ट्री वगैरह में उसे क्या कहते हैं, फोर्क लिफ्ट के नाम से जानते हैं। क्या होती है, होस्टिंग इक्विपमेंट होती, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती, लोड को उठाती और शिफ्ट करने का कार्य करती है। सेल्फ लोडिंग शिफ्टिंग का काम इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए स्प्रिट लेवल इज यूज्ड फॉर चेकिंग द लेवल ऑफ ये मशीन व्हेन। स्प्रिट लेवल का प्रयोग कब किया जाता है मशीन के चेकिंग करते समय? तो जब हम मशीन को क्या कर रहे होते हैं, फिटिंग कर रहे होते हैं, मशीन की फिटिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, हम स्प्रिट लेवल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिफ्टिंग, इरेचिंग, शिफ्टिंग, तो ये तीनों ही नहीं होगा। क्या होता है, ग्राउंडिंग ऑफ मशीन। ग्राउंडिंग में जब हम मशीन की सेटिंग कर रहे होते हैं, उसको फिट कर रहे होते हैं, तो उसी समय किसका प्रयोग किया जाता है, उसी समय स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है वहां पर पैरेललिज्म चेक करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक फिगर दिया गया है लुब्रिकेटिंग सिस्टम का, इसको आपको पहचानना है कि कौन सा बेसिकली सिस्टम है। तो बेसिकली यहाँ आप फिगर देख पा रहे होंगे, क्या है, ये बिग फील्ड लुब्रिकेटर को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, ये कौन सा है, बिग फील्ड लुब्रिकेटर को यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाया गया है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये ग्रेविटी फीड मेथड के अंतर्गत आता है। बाकी आपको पता है फोर्स फीड, स्प्लैश फीड, ये दोनों क्या होते हैं, लुब्रिकेटिंग के मेथड होते हैं। ठीक, जो रिंग आयलिंग होता है किसके अंतर्गत आता है, स्प्लिट फीड के अंतर्गत आता है। ठीक, इसमें पूरा क्या होता है, एक रिंग लगी होती है, शाफ्ट, मान लीजिए कोई शाफ्ट है, इसमें एक रिंग लगी होती है और यहाँ पर कूलेंट भरा होता है। ये जब शाफ्ट चलता है तो ये रिंग हमारी चलती है और ये कूलेंट को ले जाकर सारे पार्टों पर छिड़कने का कार्य करती है। फोर्स फीड में हम क्या करते हैं, ग्रीस गन हो गया, ऑयल कप हो, ऑयल कैन हो गया, तो हम हैंड प्रेशर के द्वारा क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारा कूलेंट निकलता है और पार्ट को लुब्रिकेट करने का कार्य करता है। ग्रेविटी फीड मेथड में क्या होता है, हम ऊपर यहाँ कहीं इसको लटका देते हैं और ग्रेविटी के सहारे वो क्या करता रहता है, गिरता रहता है। जैसे यहाँ पर ये यहाँ से कूलेंट ले रहा है, इसके द्वारा क्या करे, ऊपर ये टांग दिया गया है, यहाँ पर ग्रेविटी के द्वारा ये बूंद बूंद करके यहाँ पार्टों पर गिरता रहेगा, लुब्रिकेशन करता रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ये बेल्ट ड्राइव द बेल्ट स्लिप मेनली ड्यू टू। बेल्ट ड्राइव में बेल्ट मुख्यतः किसके कारण स्लिप हो जाती है? पहला ऑप्शन लेस टेंशन, मिस अलाइनमेंट, पुल सेटिंग लोड, या फिर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो बेसिकली जो बेल्ट स्लिप होती है किसके कारण होती है, पल सेटिंग लोड के कारण ट्रांस स्लिप होती है। भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप स्टार मार्क करके रख लेंगे। ठीक, बेल्ट हमारी क्यों स्लिप होती है, तो पल सेटिंग लोड के कारण क्या होती है, बेल्ट स्लिप हो जाया करती है अक्सर। नेक्स्ट, सोल्यूबल ऑयल इज यूज्ड एज कटिंग फ्लूइड इन। सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो हेक्साइंग के लिए, रिमिंग के लिए, ड्रिलिंग, बोरिंग के लिए, यहाँ पर उपरोक्त सभी के लिए बेसिकली सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द हाइड्रोलिक सिंबल फिगर बिलो मीन्स। यहाँ पर एक आपको हाइड्रोलिक का सिंबल दिखाया गया, बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूनी डायरेक्शनल मोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में एरो है और ये गोल सिंबल इस प्रकार से मोटर का है, एक डायरेक्शन बना है तो यूनी डायरेक्शन मोटर को ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ बी बेल्ट इज यूजली। बी बेल्ट का बेसिकली प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब दूरियां काफी कम होती हैं तो वहां पर बी बेल्ट का प्रयोग करते हैं।
ट्रांसमिशन में। अब बी बेल्ट का जो इंक्लूडेड एंगल होता है ये कितना डिग्री होता है, तो ये 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में ये इंक्लूडेड एंगल रखा जाता है। ठीक, ए बी सी डी ई ये 5 प्रकार के प्रमुख बी बेल्ट आते हैं। 30 से 40 डिग्री इसका इंक्लूडेड एंगल रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ नॉट इज यूज टू ज्वाइन टू पीस ऑफ रोप इक्वल डायमीटर। जब दो रोप मीन्स जो रस्से एक समान व्यास के होते हैं, एक समान डायमीटर के दो व्यास के रस्से होते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए किस गांठ का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए स्क्वायर नाट प्रयोग की जाती है। ठीक, बेसिकली जो स्क्वायर नाट होती है जिसे हिंदी में स्क्वायर गांठ कहते हैं, इसका प्रयोग कब करते हैं, तो जब दो रस्से एक समान व्यास के होते हैं तो उनको आपस में जोड़ने के लिए स्क्वायर नाट का प्रयोग किया जाता है। स्लिप नॉट का प्रयोग हल्के लाइट लोड के लिए किया जाता है। बोबाइन नॉट का प्रयोग इजी से आसानी से खुलने वाली गांठों के लिए किया जाता है। सीप सैंक नॉट का प्रयोग रस्से को छोटा करने के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। ना 50 एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इन ए न्यूमेटिक सिस्टम ये सेंसर सर्व द पर्पज ऑफ। न्यूमेटिक सिस्टम में बेसिकली सेंसर का काम क्या होता है, सेंसर किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो सेंसर का काम क्या होता है, सेंस करना। सेंस करने का मतलब फीडबैक देना, तो सेंसर का काम क्या होता है, फीडबैक देना बेसिकली सेंसर का काम होता है। तो ये थे 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट है आपको इंग्लिश हिंदी को लेकर, आशा करते हैं हिंदी इंग्लिश को लेकर कोई डाउट नहीं रहा होगा। इंग्लिश वालों को भी यहाँ पर देख के समझ में आया होगा, हिंदी वालों को एक्सप्लेनेशन से समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, कोई मिस हो गया हो, गलती हो गई, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसमें सुधार कर दिया जाएगा। ठीक, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के बीच से शेयर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में फिर से नए 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को, कीप इन टच।